हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। पिछली 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है और पिछली 4 क्लासेस में हमें एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, पढ़ना ज़रूरी है तो साथ साथ क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे तो वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन सारे कर लेंगे तो इसका मतलब कि हमें वीडियो देखना हमारा कारगर हो रहा है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आज मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे उनका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हैं ना, तो जब आप लिखेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। तो आप लिखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, और अगर पिछली 4 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। पहला क्वेश्चन है कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। जैसा कि हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि सजीव वस्तुओं के कुछ गुण होते हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, क्या हैं। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि सजीवों में के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर सजीवों की पहचान कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि सजीवों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें निर्जीवों से भिन्न बनाते हैं, ठीक है। तो सजीव में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं कि सजीव वृद्धि करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं, इनमें उपापचय यानी पाचन की क्रिया होती है, ये सांस लेते हैं, ठीक है। ऐसे गुण, बहुत सारे गुण होते हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ये सजीव है चीज़ें और ये निर्जीव हैं। तो आप जब पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं, इनमें पाचन की क्रिया होती है, इनमें कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, इनमें साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो इन्हें निर्जीवों से भिन्न बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सजीव एवं निर्जीव पदार्थ कौन कौन से हैं। अब ये कुछ पदार्थों के नाम दिए हुए हैं, मेज, कांच, रिक्शा, लोहा, टॉर्च, जल, नदियाँ, पेट्रोल आदि। इनमें से आपको सजीव और निर्जीव छांटने हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सी चीज़ें इनमें से सजीव हैं और कौन सी चीज़ें इनमें से निर्जीव हैं। अगर आपने वीडियो मेरे सारे देखे हैं, ध्यान से देखे हैं, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब लिख देंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमने वीडियोज़ में देखा भी। तो प्रकृति से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। वायु मिलती है, जल, मिट्टी, खनिज, ठीक है। क्योंकि प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों को भी हमने देखा था कि 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं समाप्त होने वाले संसाधन और एक होते हैं ना समाप्त होने वाले संसाधन। तो समाप्त होने वाले संसाधनों में जैसे पेट्रोलियम हो गया और लवण हो गए, खनिज हो गए, ये सब चीज़ें हैं जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो इन 2 वर्गों में बांटा जाता है और ये सारी चीज़ें जल भी समाप्त होने वाले संसाधन है, ठीक है। तो इन सब भागों में बांटा गया है। तो और ये सारे जितने भी हैं ये प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। अब हमारा जो दिनचर्या है, हमारा दैनिक जीवन है, रोज़ की जीवन है, उसमें हम प्राकृतिक वस्तुओं का किस तरह से उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला है भोजन, जो कि एक प्राकृतिक वस्तु है। प्रकृति से हमें भोजन प्राप्त होता है और इसका हम अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तभी तो हमें शक्ति मिलती है। दूसरा है वायु, ऑक्सीजन के लिए हम वायु लेते हैं सांस लेने के लिए, तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमारे काम आता है। तीसरा जल है, जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कहा गया है। तो ये और भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, मगर ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी रोज़मर्रा में हमें उपयोगिता है, जो हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। अब मानव निर्मित वस्तु यानी कि जिन्हें मानव ने बनाया है, तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो मानव बनाते हैं, जैसे कॉपी, किताब, आपके पास फ्रिज, पंखा, बल्ब, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं बहुत सारी हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अगला है स्वनिर्मित सहायक सामग्री के बारे में बताना है कि क्या क्या होती हैं। तो बहुत सारी स्वनिर्मित सहायक सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि कमानीदार तुला और बहुत सारे यंत्र होते हैं, बैरोमीटर हो गया और कई तरह के यंत्र होते हैं, जैसे कि भौतिक तुला
मीटर पैमाना होता है, टेलीविज़न हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, धारा मापी, वोल्ट मीटर, आमी मीटर और वायर गेज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्वनिर्मित सहायक सामग्रियों के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि स्वपोषी और परपोषी की परिभाषा क्या होती है। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में खुद अपना भोजन बनाते हैं। और परपोषी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि जंतु। तो जो जंतु होते हैं जैसे मनुष्य हो गया या जानवर हो गए, ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे या दूसरे जानवरों पे निर्भर रहते हैं, तो इन्हें परपोषी कहा जाता है। और पौधे स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण हैं? तो अनुकूलन टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से देखा भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। चौथी क्लास में हमने जो चौथी क्लास चली थी उसमें हमने बताया था कि अनुकूलन क्या होता है। वो वीडियो आप पूरा देख सकते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ज़रूर कि जीवधारी में अनुकूलन के क्या कारण होते हैं। देखिए, कोई भी जीवधारी जीवित रहना चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि हम जीवित रहें, और जीवित रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम वातावरण जैसा है उसके हिसाब से अपने आप को ढालें। ठीक है, जैसे कि अगर हमें ठंड लगती है तो हम कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो कपड़े थोड़े उतार देते हैं, ठंड में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वातावरण के विरुद्ध नहीं जाते हैं, वातावरण के साथ रहने का प्रयास करते हैं, वातावरण के साथ रहने का प्रयास करते हैं, वातावरण के अनुकूल रहने का प्रयास करते हैं। तो यही गुण अनुकूलन माना जाता है। ठीक है, कि जब हम वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं तो यही अनुकूलन माना जाता है। अब जीव कह रहा है कि जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण है। देखिए, जो जीव जिंदा रहना चाहते हैं वो अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ढालते हैं, तो यही कारण है अनुकूलन कि हर जीव जो है वो जीवित रहना चाहता है और इसके लिए वह वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाता है। ठीक है, यही मुख्य कारण है। अगला देखते हैं 10वां, जल में रहने वाले 3 जंतुओं एवं 3 वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो जल में रहने वाले बहुत से जंतु हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई, केकड़े हो गए, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया और बहुत सारी ऐसे जंतु हैं। अब कह रहा है 3 वनस्पतियों के नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कमल हो गया, आपका सिंघाड़ा हो गया, अब जलकुंभी हो गया और डकवीड जो होता है, ये सारी वनस्पतियाँ जल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के लिए देशांतरण का क्या महत्व होता है। अब देशांतरण पहले समझ लेते हैं। देशांतरण को इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन, यानी कि प्रवास। ठीक है, एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में चले जाना। ठीक है, तो माइग्रेशन पक्षियों में होता है और इसका क्या महत्व होता है। देखिए, माइग्रेट क्यों करते हैं पक्षी? जब जिस स्थान पे पक्षी रह रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे संसाधनों की कमी हो जाती है, खाने की, पीने की, तो पक्षी दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं कि पक्षी माइग्रेट कर गए, चले गए दूसरी जगह पे संसाधनों की कमी के कारण, या फिर और भी कई कारण होते हैं जिनके कारण जो पक्षी होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो यही पक्षियों के लिए महत्व होता है माइग्रेशन का कि वो अपने संसाधनों की कमी के कारण माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भी था और हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऊँट ने अपने आप को रेगिस्तान में रहने के अनुकूल बनाया। उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे गुण पाए जाते हैं जो कि उसको रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जैसे कि उसके गद्देदार पैर, ठीक है, जो उसके पैर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं, जो उसको रेत में चलने में मदद करते हैं। ऊँट की जो कूबड़ होता है, इस तरह का कूबड़ जो होता है, उसमें चर्बी इकट्ठा होती है। उस चर्बी का प्रयोग वह कई दिनों तक बिना भोजन किए अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है, वो बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। उसका आमाशय जो होता है उसमें वह पानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। अब ऊँट जो गोबर करता है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है दूसरे जीवों की तुलना में। ऊँट को पसीना कम आता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे गुण हैं जो ऊँट को रेगिस्तान में अनुकूलन देते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लगभग 12 क्वेश्चन डिस्कस किए और इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है,
बाकी सारे जितने भी हैं हमने अपनी वीडियोस 4 वीडियो जो 4 क्लासेस चली हैं उसमें देखा ही। तो आपका पहला चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। और कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है। तो 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है किस में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सजीवों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कोशिका संरचना, विभिन्न भागों में जुड़ने की संरचना, कणों जुड़ने की संरचना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका सबका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तभी आपको देखते हैं कि आपने कितने वीडियोस देखे हैं और कितना आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदनशीलता तथा अनुकूलता पाई जाती है। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए और इनका लाइन बाय लाइन आप आंसर दीजिएगा कमेंट में कि तीसरे का ये जवाब, चौथे का ये जवाब, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है जिन वस्तुएं का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि एवं कौशलता से करता है कहलाती हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। समाप्त होने वाले संसाधन कौन से हैं वो आपको बताना है। स्वनिर्मित सामग्री, एक सेकेंड, हाँ, स्वनिर्मित सामग्री से विकास होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का सबसे उपयुक्त भाग है। फोटोक्रोमिक कांच बनाई जाती है। श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस श्वसन प्रक्रिया होती है। और उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, देखिए बीटीसी 2015 में उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है ये भी पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आप जवाब कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा क्या क्या सही जवाब है। अगला जो क्लास होगा उसमें हम बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी आपको क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।